last lecture from chapter Introduction to Microbiology, we have discussed about some of the MCQs and related concepts. आज और कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट? ठीक है, सो हमने डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में हमने फर्स्ट पार्ट ही पढ़ा था डेयरी प्रोडक्ट्स वाला, ठीक है। तो हमें इसमें से देखना है कि कौन सा डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सो ऑप्शंस गिवन आर योगर्ट, चीज, sauerkraut, sauerkraut, and option D given is it is butter, ठीक है। डी ऑप्शन दिया है बटर। तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सा है जो डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। सो यू नो दैट योगर्ट इज अ डेयरी प्रोडक्ट, चीज इज अ डेयरी प्रोडक्ट, बटर इज ऑल्सो अ डेयरी प्रोडक्ट। सॉरक्रॉट ये प्रोबायोटिक है जिसमें यूथफुल या यू कैन से गुड बैक्टीरिया होते हैं, बट इट इज नॉट अ डेयरी प्रोडक्ट, इट इज अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट लाइक इट इज अ पिकल ऑफ कैबेज। पिकल होता है ये कैबेज का पिकल, जिसको हम सॉरक्रॉट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म does not involved in the production of cheese? Which of the following microbe does not involved in production of cheese? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं और उनमें से हमें देखना है कि इसमें से कौन सा है जो हम यूज नहीं करते चीज प्रोडक्शन में। तो हमें पता होने चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के नाम अगर हमें पता है कौन से हम यूज करते हैं तो कौन सा नहीं है इसमें, यह हमें इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इज लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। सेकेंड ऑप्शन गिवन इज लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस। सी ऑप्शन इज लैक्टोबैसिलस डेलब्रूकी, डेलब्रूकी। and the D option is Streptococcus thermophilus, Streptococcus thermophilus. So all these are different microorganisms normally used in the processes of fermentation for the production of different products. So basically cheese production में हमें पूछा है which of the following microbe does not involved in the production of cheese? So we know that for cheese production, Lactobacillus lactis, Lactobacillus cremoris, and the Streptococcus thermophilus, they are used. This mixture of microorganisms are used for the production of cheese. इसका भी यूज होता है, इसका यूज होता है। Streptococcus thermophilus को भी हम यूज करते हैं। That means C is the correct option because C, that is Lactobacillus delbrueckii, it is not used for the production of cheese. चीज के प्रोडक्शन में उसको यूज नहीं करते हैं। एक्चुअली डेलब्रूकी जो होता है उसका यूज हम योगर्ट प्रोडक्शन में करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो चीज प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज द proportion of
Microorganisms used in yogurt production. Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii is the proportion of Streptococcus thermophilus and lactobacillus lactobacillus sorry delbrueckii used in yogurt production is proportion क्या होता है ये हमें पूछा गया है ठीक है तो proportion given is 1:2, 2:1, 2:2, and D is 3:1. So we know that the proportion is 1:1. इसमें अगर आप देखेंगे तो proportion जो है ये 1:1 आता है C. ऑप्शन C जो है ये 2:2 मतलब it is 1:1. तो 1:1 proportion में हम इसको यूज करते हैं for the production of yogurt. So correct answer is C 2:2. You can say 1:1. Okay. Question number 4. Next question number 4. The ripening period for the formation of semi-hard cheddar cheese is the ripening period for production of semi-hard cheddar cheese is चेडार चीज के प्रोडक्शन में कितना टाइम पीरियड लगता है राइपनिंग पीरियड कितना होता है वी नो दैट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ चीज ऑन द बेसिस ऑफ राइपनिंग पीरियड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज अलग अलग टाइप के चीज होते हैं जितना ज्यादा राइपनिंग होगा उतना ज्यादा हार्ड क्या होगा वो चीज होगा ठीक है राइपनिंग पीरियड कम होगा या फ्रेशली प्रिपेयर्ड अगर चीज होगा तो वो सॉफ्ट चीज होगा ठीक है तो जैसे कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो चीज होता है वो सॉफ्ट चीज होता है उसको हम कहते हैं कॉटेज चीज या क्रीम चीज मोज़रेला चीज स्टोर अगर उसको करेंगे तो उसका सेमी हार्ड या हार्ड चीज बन सकता है तो सेमी हार्ड बनाने के लिए हमें कितना स्टोर करना पड़ता है सो द राइपनिंग पीरियड इज अबाउट 3 months given is 3 months second option given is 3 to 12 months C given is 12 to 18 months and option D is 18 to 24 months ठीक है तो ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं 3 months 3 to 12 months 12 to 18 months 18 to 24 months ऑप्शन B is correct 3 to 12 months for semi hard cheese सेमी हार्ड चीज बनाने के लिए 3 से 12 मंथ तक क्या किया जाता है उसका राइपनिंग यानी उसको स्टोर किया जाता है 3 मंथ्स में वो सॉफ्ट ही रहेगा या फ्रेशली प्रिपेयर्ड चीज को भी हम सॉफ्ट कहते हैं नॉर्मली 3 से 12 महीने तक अगर उसका राइपनिंग करेंगे उसको स्टोर करेंगे तो वो सेमी हार्ड चीज बन जाता है अगर 12 से 18 मंथ तक अगर उसको रखेंगे तो वो हार्ड चीज बन जाता है जैसे पार्मीसियन चीज होता है ठीक है इससे ज्यादा रखेंगे प्रॉपर कंडीशन में रखेंगे तो वो और हार्ड चीज बन सकता है ठीक है सो दिस इज द राइपनिंग पीरियड फॉर सेमी हार्ड चीज 3 to 12 months ठीक है क्लियर है ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 Question number 5 is which of the following
Which of the following is not included in the processing of cheese production? Which of the following is not included in the processing of चीज प्रोडक्शन? चीज प्रोडक्शन में जो अलग अलग स्टेप्स होती है उसमें से हमें देखना है कि इनमें से वो कौन सा स्टेप है जो चीज प्रोडक्शन में नहीं होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो होता है जैसे है कटिंग इनटू पीसेस, वॉशिंग, रबिंग। कटिंग इनटू पीसेस, बनाने के बाद उसको पीसेस में कट किया जाता है। वॉशिंग, रबिंग, एंड इज हाइड्रोजिनेशन। तो इसमें से क्या है जो चीज प्रोडक्शन में नहीं किया जाता? वी नो दैट कटिंग इन पीसेस इट इज द स्टेप, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन चीज प्रोडक्शन। उसके बाद उसका वॉशिंग भी किया जाता है, रबिंग किया जाता है जिससे कि सॉल्ट का एडिशन अच्छे से हो जाए। हाइड्रोजिनेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द चीज प्रोडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन ये ऑयल प्रोडक्शन में किया जाता है, एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में। यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन नहीं किया जाता है, ठीक है। So correct answer is option D, hydrogenation. It is not the part of processing of cheese production. Question number 6. Next question, question number 6. Which of the following is not a probiotic? Which of the following is not a probiotic? इसमें से कौन है जो प्रोबायोटिक नहीं है, ठीक है। Options given are yogurt. B option given is spirulina. Option C given is the blue green algae. Blue green algae. And option D given is Clostridium. Okay. So we know that yogurt is a probiotic because it has useful microorganisms. Spirulina is also a seafood. It is algae. Blue green algae is a seafood. It is algae. Clostridium is a harmful microorganism, and so option D is not a probiotic because it is harmful. We cannot consume it. It is a pathogenic microorganism. तो क्लॉस्ट्रीडियम को हम कंज्यूम नहीं कर सकते या फिर उसको हम वो हमारे हार्मफुल होता है या पैथोजेनिक होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, सो ये प्रोबायोटिक नहीं हो सकता। So option D, Clostridium microorganism bacteria is harmful bacteria, pathogenic bacteria, and it cannot be the probiotic organism. ठीक है। Next, question number 7. Vinegar is chemically, विनेगार क्या होता है? क्या होता है केमिकली विनेगार? सो इट इज गिवन 10% एसिटिक एसिड, 10% ग्लूकोनिक एसिड। Option C given is 4% acetic acid. Option D given is 4% ethanoic, sorry, 4% ethanol, ठीक है। तो एसिटिक एसिड होता है ये तो हमें पता है, विनेगर इज एसिटिक एसिड, बट इट इज अबाउट 4 to 5%। तो यहाँ पर हमें 4% दिया गया है। यहाँ पर एसिटिक एसिड 10% दिया है जो नहीं हो सकता, ग्लूकोनिक एसिड दिया है, एसिटिक एसिड दिया है 4%। सो दिस इज करेक्ट आंसर। सो इट इज नॉट इथेनॉल, तो ये भी नहीं आएगा ऑप्शन। एसिटिक एसिड या एसिड होता है, इथेनॉल नहीं होता है।
विनेगारिक एसिड होता है, सॉरी, वो इथेनॉल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एसिटिक एसिड प्रोडक्शन which of the following is used? ठीक है, सो हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उसमें से कौन सा यूज होता है फॉर एसिटिक एसिड प्रोडक्शन, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो गिवन इज फॉर एसिटिक एसिड प्रोडक्शन Saccharomyces cerevisiae, acetic acid production, which of the following is used? Given is Saccharomyces cerevisiae. Second option given is Gluconobacter. C is Agrobacterium. And D option given is Aspergillus species. तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा यूज होता है फॉर एसिटिक एसिड प्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। कौन सा यूज होता है इसमें? Saccharomyces cerevisiae is used for ethanol production, and that ethanol can be used for as a raw material for the production of acetic acid, that we know. बट डायरेक्टली एसिटिक एसिड बनाने के लिए हम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज नहीं करते। वो कल्चर यूज करेंगे तो उससे हमें एसिटिक एसिड नहीं मिलेगा, इथेनॉल बन सकता है। ठीक है, ग्लूकोनोबैक्टर अगर हम यूज करेंगे और उसको अगर इथेनॉल के साथ मिक्स करेंगे तो उससे डेफिनेटली हमें एसिटिक एसिड मिल सकता है। एग्रोबैक्टीरियम जो है एक सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच कैन नॉट प्रोड्यूस एसिटिक एसिड। एस्परजिलस एक फंगस होता है जो कि सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है, या फिर वो सोया सॉस बनाने में भी यूज किया जा सकता है। सो ग्लूकोनोबैक्टर या इसके जगह पे एसिटोबैक्टर भी अगर होता तो भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ग्लूकोनोबैक्टर और एसिटोबैक्टर कैन बी यूज्ड फॉर द एसिटिक एसिड प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, ग्लूकोनोबैक्टर और एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, ऑप्शन हमें ग्लूकोनोबैक्टर दिया है इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, question number 9 is Caffeia arabica is used for the production of, question number 9, Caffeia arabica, the production of, यानी किस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम ये कैफिया अरेबिका जो फ्रूट है उसको यूज करते हैं। ऑप्शंस गिवन आर कॉफी, कोकोआ, वाइन एंड इज साइडर। ठीक है, so we know that Caffeia arabica is a fruit which is used for fermentation for the production of coffee. कॉफी बनाने के लिए Caffeia arabica जो फ्रूट है उसका फर्मेंटेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, और उससे हमें क्या मिलता है? कॉफी मिलता है। तो कॉफी जो बेवरेज है उसको बनाने के लिए कैफिया अरेबिका ये जो फ्रूट है उसको यूज किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज कॉफी। क्वेश्चन नंबर 10, which beverage can be produced from apple fermentation with the help of microorganism Saccharomyces? Saccharomyces, तो Saccharomyces का अगर हम यूज करते हैं तो हमें कौन सा बेवरेज मिलेगा? फ्रॉम एप्पल। एप्पल उसमें रॉ मटेरियल होगा, एप्पल जूस।
Options given are, again the options are coffee, option cocoa, C option is wine, and option D is cider. So we know that apple cider vinegar is produced from Saccharomyces. It is a beverage. Apple cider is produced from apple juice with the help of Saccharomyces cerevisiae, and so cider is the correct option. Okay? Next question. Question number 11. Question number 11 is, which microbes, which microorganism species can be used for the production of अल्कोहल और इथेनॉल? ठीक है, कौन सा अल्कोहल बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है? सो ऑप्शंस गिवन आर लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ऑप्शन बी इज लैक्टोबैसिलस ब्रेविस, सी ऑप्शन इज स्पिरुलिना, एंड ऑप्शन डी इज सैकेरोमाइसिस। इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के लिए यूज कर सकते हैं? तो डेफिनेटली इट इज ब्रीवर्स ईस्ट, सैकेरोमाइसिस। इसको बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है। ब्रीवर्स ईस्ट मीन्स जो बेवरेज ब्रीवरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है क्योंकि वो बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। तो ऐसे उसको दोनों भी नाम है सैकेरोमाइसिस को, ब्रीवर्स ईस्ट या बेकर्स ईस्ट, दोनों भी नाम है उसको। दोनों में से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेकर्स यूज कह सकते हैं या ब्रीवर्स ईस्ट भी कह सकते हैं। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 is, which bleaching agent is used for the production of acetic acid? Question number 11. Which bleaching agent is used for the production of acetic acid? एसिटिक एसिड में एक ब्लीचिंग एजेंट यूज किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट ऐड किया जाता है जिसकी वजह से एसिटिक एसिड का प्यूरिफिकेशन होता है। तो उस ब्लीचिंग एजेंट का नाम हमें क्या करना है, उसको बताना है कि वो कौन सा ब्लीचिंग एजेंट होता है। एग्जांपल्स गिवन आर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, second is potassium sulfate, sorry, potassium sulfate, option C given is potassium ferrocyanate, and option D given is potassium nitrate। तो हमें बताना है कि इसमें से हम कौन सा यूज करते हैं। अगर आपने पढ़ा है कि एसिटिक एसिड प्रोडक्शन कैसे यूज होता है, तो उसमें आपने देखा था कि एसिटिक एसिड बन जाने के बाद उसका एक ब्लीचिंग होता है, उसका वॉशिंग होता है, प्यूरिफिकेशन के लिए एक ब्लीचिंग एजेंट ऐड किया जाता है। इसका नाम हमने पढ़ा था कि वो है पोटेशियम फेरोसाइनेट। सो पोटेशियम फेरोसाइनेट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको यूज किया जाता है फॉर ब्लीचिंग ऑफ द एसिटिक एसिड। इट एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग एजेंट। वो एक ब्लीचिंग एजेंट है जिसको हम ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है,
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसिटिक एसिड प्रोडक्शन which of the following is used to prevent further oxidation of एसिटिक एसिड? एसिटिक एसिड के फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है एसिडिक एसिड प्रोडक्शन में या विनेगर प्रोडक्शन में? तो ऑप्शंस गिवन आर, क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड, H2SO4, option C given is H2SO3, and D option given is SO2. So we know that a agent is used for prevention of further oxidation of acetic acid in vinegar production or acetic acid production, and that is सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को नॉर्मली ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ना हो इसलिए उसको यूज किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस को, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, और यू कैन से द 4% एसिटिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 13, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 is, which of the following is not a type of enzyme? Which of the following is not the type of enzyme? इसमें से कौन सा है जो कि एंजाइम का टाइप नहीं है? ऑप्शन ए गिवन इज हाइड्रोलेजेस, ऑप्शन बी गिवन इज लाएजेस, ऑप्शन सी गिवन इज आइसोमरेजेस, and option D given is the peptones, sorry, पेप्टोन्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि हाइड्रोलेजेस, लाएजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस, उसके बाद ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये सारे जो है एंजाइम के टाइप है। हमने पढ़ा था ऑट हलील, ये पढ़ा था हम। तो ये 6 टाइप है। किसके टाइप है ये? एंजाइम के टाइप है। ओ मीन्स ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, T for transferases, H for hydrolases, L for liases, I for isomerases, and again L for ligases. Ligation means attachment. तो ये 6 टाइप है, इसमें कहीं भी आपको पेप्टोन्स नहीं है। पेप्टोन ये क्या है? प्रोटीन का पार्ट है, ठीक है, ये प्रोटीन का छोटा पार्ट है, डाइजेशन के बाद बनता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। सो पेप्टोन्स जो है इट इज नॉट अ टाइप ऑफ एंजाइम, सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये प्रोटीन का पार्ट है बट वो एंजाइम नहीं है, वो एंजाइम की तरह एक्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज, L-glutamic acid, which is an amino acid, it can be used in. So L-glutamic acid, it can be used in, किसमें यूज किया जाता है? in the production of, in the production of, किसके प्रोडक्शन में ये यूज किया जाता है? ग्लूटामिक एसिड को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं?
So glutamic acid is used in the production of source of nitrogen, source of vitamin B12, option C, for the production of monosodium glutamate, monosodium glutamate, and option D is for the production of glycogen. So we know that monosodium glutamate, which is also known as Ajinomoto, it is a Chinese food material, Ajinomoto. It can be produced. इसको प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? L-glutamic acid is used for the production of Ajinomoto और मोनोसोडियम ग्लूटामेट. इसका यूज कर सकते हैं. ये एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, अजीनोमोटो, या उसको ही हम क्या कहते हैं? मोनोसोडियम ग्लूटामेट. Next question, question number 12, question number 15. Question number 15 is name of vitamin B12. Question number 15. Vitamin B12 is A. Ascorbic acid. Option B is niacin. Option C even is option C is natamycin. Natamycin. And option D is साइनोकोबालामाइन. ठीक है. विटामिन B12 का नाम क्या है? केमिकली विटामिन B12 क्या होता है? सो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामाइन. ठीक है. सो आंसर इज साइनोकोबालामाइन. Option D is correct option for question number 15. That is vitamin B12 is cyanocobalamine. So this is about some of the questions of introduction to microbiology. बहुत से जो क्वेश्चंस है इसमें ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं. कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे या उसको हम लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन कहेंगे. बहुत से क्वेश्चंस तो नॉलेज बेस्ड ही क्वेश्चन है, यानी आपको अगर इंफॉर्मेशन है, पता है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है. कुछ क्वेश्चंस लॉजिक बेस्ड इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी में हो सकते हैं, बट ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है, इसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया है, इसलिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें इंफॉर्मेशन बेस्ड है, यानी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है. ठीक है. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ एमसीक्यूज को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है या भी जो भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे. ओके.